पहले केस को उदाहरण देता हूँ मैं। शहर में एक मंदिर था, मेरे शहर के अंदर जी। वहाँ एक 12-14 साल की लड़की पूजा करने आती थी और वहाँ का जो पुजारी था उसने उसके साथ संबंध बनाए, उसको रेप किया। चैलेंजिंग चीज़ मुझे को बहुत बढ़िया लगती है। देखिए, दलितों के साथ पहले के अत्याचार होते थे ना, तो बंद होने चाहिए, वो बंद नहीं हो रहे अत्याचार, और बढ़ गया। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, पहले बता दूँ आपको बात, लेकिन मैं सवाल करता हूँ। मेरी व्यक्तिगत पूछें तो मैं चाहूँगा कि कांग्रेस आ जाए, लेकिन टफ फाइट रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे बातचीत पॉडकास्ट। ये हमारा पहला एपिसोड है और पहले ही एपिसोड में हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ गई हैं उनको शायद बड़ी आसानी से कोई भी नहीं ला सकता। मैं आपका दोस्त गौरव अग्रवाल और इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरठ के एक जाने मानी हस्ती हैं, जाने माने एडवोकेट हैं, श्री राम कुमार शर्मा जी, जिन्होंने क्राइम की फील्ड में काफ़ी लोगों को न्याय दिलाया है और काफ़ी सामाजिक मुद्दों पे भी इन्होंने अपने विचार रखे हैं। सर, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। सबसे पहले तो सर, आप इतना सब कुछ करते हैं, भले काम भी करते हैं। लोगों को कई बार ऐसा हो जाता है कि जो भले काम करता है उसको गाली भी मिलने लग जाती है, तो आप नेगेटिव चीज़ को किस तरह से लेते हैं? देखिए, नेगेटिव तो लेके उसको सकारात्मक ऊर्जा से लेना चाहिए। नेगेटिव जब आदमी बोलता है तो ये समझो कि कहीं तो आपकी चर्चा हो रही है, कहीं तो लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, सुन रहे हैं ना, आपको देख रहे हैं ना, तो मैं तो उस रूप में लेता हूँ कि करो। पहले बुरा लगता था, पहले क्रिया की प्रतिक्रिया मैं करता था, लेकिन अब नहीं करता। मैं कहता हूँ ये मेरे लिए अलंकार है, ये मेरा तिलक कर रहे हैं, तो मुझे उनसे और जो नेगेटिव बोलते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है और मज़ा आता है। हाँ, मतलब वो पिंच करते हैं और आपका फिर ये होता है कि ठीक है, हमें इससे और अच्छा करके दिया। हाँ, अच्छा नहीं, उसको मुझे लगता है कि कहीं कुछ कमी रह जाती है ना, उस कमी को पूरा कर लेता हूँ। जी। तो सर, आप 26 साल से मेरठ के अंदर वकालत कर रहे हैं। वकालत एक छोटा मोटा पेशा नहीं है, इसमें पता नहीं क्या क्या दाव पे लग जाता है, और 26 साल एक बहुत लंबा अरसा है। आपने भी पता नहीं क्या क्या देखा होगा, क्या क्या झेला होगा। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा केस के जिसको लड़ने के बाद आपको भी लगा कि हाँ, सच में इसमें मैंने अपना पूरा 100% दिया या 200% दिया, या इसमें मैंने वो काम किया है कि शायद मैं किसी नॉर्मल केस में ना कर पाता? पहले केस को उदाहरण देता हूँ मैं। शहर में एक मंदिर था, मेरे शहर के अंदर जी। वहाँ एक 12-14 साल की लड़की पूजा करने आती थी और वहाँ का जो पुजारी था उसने उसके साथ संबंध बनाए, उसको रेप किया और वो प्रेग्नेंट हो गई। जब उसके घर वालों को पता चली ये बात तो ये केस मेरे पास आया, FIR दर्ज हुई। मैंने अथक प्रयास करके विदिन 1 ईयर उसको सजा कराई। ठीक है, फीस मैंने कुछ नहीं ली उससे, और फीस के रूप में जो मेरे मित्र थे रूपेश्वर गोयल जी, जो उस केस को लेके आए थे जी, अब विश्वास बनेगा, वो बेचारा बड़ा गरीब आदमी था, है ना, तो वो और ठंडे रसगुल्ले होते हैं ना, रसगुल्ले या रबड़ी टाइप लेके आया था वो 2 डिब्बे। तो वही आपकी फीस थी? हाँ, ऑफिस थी। अक्सर ये देखा गया है कि गरीब इंसान को ही शायद न्याय के लिए ज़्यादा लड़ना पड़ता है या ज़्यादा अपने आप को साबित करना पड़ता है। चैलेंजिंग चीज़ मुझे को बहुत बढ़िया लगती है। मान लो कोई किसी सुन ना रहा हो जी, वो केस, पहला प्रयास तो मेरा ये होता है कि पहले केस को समझता हूँ मैं, किसको न्याय मिलेगा, कहाँ से, पुलिस से मिलेगा, तो पहला प्रयास होगा पुलिस से न्याय दिलाना। वहाँ केस ख़त्म हो जाए तो बहुत अच्छा। जी। अगर न्यायालय में जाके ख़त्म होना तो वहाँ दूसरा प्रयास होता है। लेकिन मैं केस को, मेरी ये फितरत है, मैं कई बार कोशिश भी करता हूँ। हालांकि मेरे जो साथी अधिवक्ता हैं, जो मेरे चैम्बर के लोग हैं, मेरे जूनियर, वो मुझसे आ जाते हैं, सर आप केस ही ख़त्म करा देते, तो मैं कोशिश करता हूँ कि केस जो लंबा न चले, ख़त्म हो जाए। आज खुद भी इरिटेट हो जाता हूँ केस से, अरे यार बहुत लंबा हो गया, ये ख़त्म होना चाहिए। तो बहुत इंसिडेंट ऐसे, एक वो केस रहा, एक भाई एक केस आया था कि बिना जांच पड़ताल किए और एक ऐसा मुकदमा लिखा दिया गया कि पूरे ख़ानदान को गैंगस्टर बना दिया गया। उसके लिए मैंने फ़ाइट करी, अधिकारियों को फ़ाइट करी, तो अधिकारियों को भी पता होता है कि मैं जिस केस के लिए अपीयर हुआ हूँ, जिस केस की उनसे बात कर रहा हूँ, तो ये सही बोल रहा होगा। 26 साल में उन्होंने देखा है कि आपके मोस्ट ऑफ द केस राइट ही बात कर रहा हूँ जी, तो उसको मालूम है कि ये झूठ नहीं बोलेगा, तो मेरी बात सुनते हैं जी, और मैं बात के लिए लड़ता हूँ। चाहे पुलिस हो, चाहे न्यायालय हो,
चाहे नेता हो, मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं बनता। अगर केस सही है तो मैं उसके लिए फ़ाइट करता हूँ। और 100% अब तक तो मेरे पास जितने केसेस आए हैं, मैंने बहुत निष्ठापूर्ण ईमानदारी के साथ में केस किया है, और मैंने प्रोसिक्यूशन साइड से लगभग मैंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा सर, एक चीज़ और देखी जाती है, जैसे हम भी अक्सर कचहरी वगैरह में जाते हैं अपने छोटे मोटे काम के लिए, तो क्या न्याय व्यवस्था में रिश्वत को ख़त्म करना, या ये इस तरह से घूम के आती है कि लोगों को पता भी नहीं लगता और रिश्वत वहाँ पे प्रॉपर चल रही है, लाइक कि किसी से न्याय को खरीदा जाना, या किसी जज को खरीद लेना, या किसी वकील को ज़्यादा पैसे देके केस को पलटवा देना, क्या ये अभी भी ऐसा होता है? देखिए, केस पलटना तो एक उसके केस की जो इंडिकेट्स है, केस के जो उसकी जो थीम है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि सस्ता सुलभ न्याय, ये किताबों में अच्छा लगता है, रियल ज़िंदगी में नहीं है। नहीं है। सस्ता सुलभ न्याय नहीं है। न्याय आपके द्वार नहीं है। न्याय व्यवस्था, जितनी भी न्याय व्यवस्था है, मुझे ऐसा फील होता है, मेरा ऐसा मानना है, बीइंग एडवोकेट, मिलता तो है न्याय, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष में आदमी टूट जाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है सर कि न्याय बहुत लेट मिला। वो तो उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप पे कुछ झूठे आरोप लग गए हों, और उसके लिए आप उसको अपने आप को साबित करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ साबित करनी पड़ेंगी, और जगह जगह फाइट करनी पड़ेगी आपको, तो थोड़ा भी टूट जाता है। सस्ता सुलभ न्याय दूर की कौड़ी है। न्याय, मैं समझता हूँ प्राचीन काल से या वर्तमान काल में न्याय व्यवस्था ना, जिसमें ताकत है, उसके आगे पंगु हो चुकी है। बहुत सारे चर्चित केस ऐसे हैं कि जब अगर वो मीडिया ट्रायल हो जाए तो ठीक है, तो बच जाता है। लेकिन ये सब ताकतवर लोगों की चीज़ें बन चुकी हैं। अल्टीमेटली जो गरीब आदमी होगा तो वो करेगा क्या? वो कंप्रोमाइज़ की स्थिति में आ जाएगा, हाँ सही, या एरिया डिसाइड करके मर जाएगा। कभी वकीलों को फीस देते मरेगा, मुंशियों की देगा। न्यायालय पे हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बुरी स्थिति है। मेरिट पे काम होना, मन दुखी होता कभी कभी तो सर न्यायिक व्यवस्था पे। कहीं इसका एक सीधा सीधा लिंक अप एजुकेशन सिस्टम से तो नहीं है कि क्या हमें बचपन में न्याय के बारे में बताना चाहिए? क्या हमें सारे कानून का पता होना चाहिए ताकि कोई भी हमें आसानी से बेवकूफ़ ना बना? सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको पता है कानून क्या है। लेकिन आपको अगर न्यायालय की स्थिति में पहले पता होगी इस केस में ये होने वाला है, तो न्याय कहाँ रह गया हो? नहीं सर, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। जैसे एक नॉर्मल रिक्शा वाला है, एक पुलिस वाला भी अगर उसको पकड़ लेता है, उसको कानून व्यवस्था के बारे में नहीं पता होता, रूल्स रेगुलेशन के बारे में नहीं पता होता। और कई बार अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसको मालूम है रिक्शा वाले को, उसको पकड़ लिया तो वो 100 रुपये देकर निकल जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा ये गलत वे में घूम गया है अभी। हाँ, अगर वो जहाँ मान लो उसको पता है कि तुमने अगर सीट बेल्ट नहीं लगा रखी या तुम ऑटो रिक्शा गलत चला रहे हो, है ना, तो उसको मालूम है कैसे एडजस्ट करना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कानून तोड़ना सबसे पहले, जब जिसको कानून तोड़ना आता है तो उसकी कानून की जानकारी उसको है, तो कैसे सेट करना है। अभी हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। जिस हिसाब से अभी इस टाइम देश के हालात चल रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि मोदी जी ने विदेशों में जाके ये कर दिया, वो कर दिया। अपने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, बट अगर ग्राउंड लेवल पर जाके देखें तो वो इतनी अच्छे से दिखाई नहीं देती कानून व्यवस्था, जितना मीडिया में या PR के थ्रू सोशल मीडिया पे इस चीज़ को दिखाया जाता है कि हर चीज़ कंट्रोल में। बट अगर ग्राउंड लेवल पे जाके देखें तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ना तो मीडिया की बात है, मीडिया तो मर चुका है आत्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से। पत्रकार मर चुका, मार दिया गया है, वो बोल नहीं सकता। दरअसल पत्रकार अब नौकरी कर रहा है। पहले पत्रकार होते थे, अब पत्रकार जो है वो एक सिस्टम की, एक लाला जी की, एक चैनल की नौकरी कर रहे हैं। उनको अपना परिवार पालना है। वो सच जानते हैं, सच बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सवाल नहीं कर सकते। 10 साल होने को आ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को इंटरव्यू दिया है सारा फेस टू फेस, कभी नहीं दिया। आप प्रायोगिक, आप जो राजनीति हो गई है, जो प्रोपेगेंडा बनता है, जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, वो सब प्रायोगिक कार्यक्रम होते हैं पहले से, कि आपको इतना बोलना है, इतने स्लोगन बोलने हैं, आपको ये बातें करनी है। तो मोदी जी जो बाहर जाकर जो करते हैं वो नेचुरल बिगड़ी नहीं होती, वो सब उनके सब लोग होते हैं, वो प्रोजेक्टेड होते हैं। लेकिन प्रोजेक्टेड चीज़ें बहुत ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। झूठ अच्छा लगता है, झूठ में बड़ी ताकत होती है।
झूठ में मज़ा आता है, झूठ पाखंड होने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इसकी जो उम्र होती है ना ज़्यादा बहुत लंबी नहीं होती, वो ख़त्म होती जाती है। और देख लीजिए महंगाई की स्थिति कितनी है। आप 400 रुपये का सिलेंडर आप जो है लगभग 1200 रुपये से ऊपर ले रहे हैं। जी कोई सवाल करेगा? आप क्राइम की स्थिति देख लीजिए पूरे। अब मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। अगर हम बड़े क्राइम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश टॉप 5 में आता है, कहीं पहले नंबर पे है, कहीं दूसरे नंबर पे है। महिलाओं के प्रति अपराध में पहले नंबर पे है, बच्चों के प्रति अपराध में या रॉबरी में या हत्या में सब 1 2 3 4 5 नंबर बनाए हुए हैं, टॉप में है क्या नहीं? तो ये जो राजनीति है ये अब वो राजनीति नहीं रही कि मैं थिंक सो पहले नहीं होते थे, लेकिन इस प्रकार की जो अब राजनीति बन रही है ये सब सोशल मीडिया, अब ये मीडिया का ज़माना आ गया है कि आपको अपने आप को दिखाना क्या है और जो दिखेगा वो बिकेगा। अब हमको मान लो मुझे ये मोबाइल, मुझे कोई चीज़ बेचनी है, मुझे ख़रीदनी है कोई चीज़, तो उसकी नहीं है, आपके सामने प्रोडक्ट रखा जाएगा कि आपको ख़रीदनी है। टीवी बताएगा, वो सोशल मीडिया बताएगा क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या चलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है ना। अब रही ज्ञान की बात, ज्ञान पढ़ने की बजाय और जो व्हाट्सएप इंडस्ट्रीज चल रही हैं इसमें आधा अधूरा ज्ञान, फैब्रिकेटेड स्टोरी सुनाकर बताकर दिखाई जाती है, उससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे महापुरुषों की जीवनी हम लोग पढ़ते थे या भगवान राम के बारे में जानते, कृष्ण के बारे में जानते थे, तो उतना पता है जितना कि सोशल मीडिया पे या रामायण सागर रामायण में दिखा दिया था। बाकी रामायण किसी पढ़ती नहीं है। मैं दावा कर सकता हूँ 90% से ज़्यादा लोगों ने रामायण नहीं पढ़ी। हाँ बिल्कुल सही बात। कुरान नहीं पढ़ी होगी। धर्म की बातें करेंगे, तिलक लगा के जय श्री राम करेंगे, अल्लाह अकबर करेंगे, पढ़ता कोई नहीं है। उन्माद पाखंड की पाठशाला राजनीति में फैक्ट्स पे कोई ध्यान नहीं देता, गिनी सुनी सुनाई बातों पे इमीडिएट चीज़ें पेशेंस। और राजनीति क्या कर रही है? अब देखिए, हम इनकम टैक्स देते हैं जी, इसलिए देते हैं राष्ट्र विकास में, राष्ट्र निर्माण में, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। कितने लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं? बहुत कम लोग दे रहे हो, बहुत कम दे रहे होंगे, लेकिन जो भी दे रहे हैं उसका पैसा जा कर रहा है। सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, वो रेवड़ियाँ बांट रही है फ्री में। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आप भिखारी बना के रखे हुए क्यों? 80 करोड़ लोग फ्री का राशन, फ्री की सुविधाएं क्यों भैया? दीजिए, जब तक वो सबल नहीं होते, सबलते जब तक दे दो, लेकिन आप उसको रेगुलर दे दोगे, उनकी हैबिट में डाल दोगे, काम क्यों करेंगे? उन लोगों की 80-85 करोड़ लोगों की राष्ट्र निर्माण में कोई भूमिका है क्या? नहीं, कोई भूमिका नहीं है। तो 80-85 करोड़ लोग तो आप ख़त्म कर दीजिए। मतलब इनको आपको गुलाम बनाना, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक गुलाम बना दिया आपने उसको। ठीक है, एक तो राजनीति का एक ये क्रूप रूप सामने चल रहा है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ। दूसरा, एक मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास को आपने उसको सिर्फ रोजी रोटी कमाने पे लगा दिया कि बेटा काम करो, हस्बैंड, अब तो हस्बैंड वाइफ काम करेंगे और सैटरडे संडे मॉल में जाओ, अपना खर्चा करो। राजनीति में क्या चला ये ना पूछो। और राजनीति ने झूठ, उन्माद, पाखंड का रूप ले लिया। प्रसारित करो, अफवाह फैलाओ, भीड़ का हिस्सा बनाओ। जो नए लड़के हैं उनको इस तरफ, भाई नेताओं के लड़के तो बाहर पढ़ने चले जाते हैं, तो ये तो लड़के यहीं पे पढ़ रहे हैं। सही बात। तो ये लोग तिलक लगा के घूम रहे हैं या गमछे डाल के घूम रहे हैं, है ना, मतलब या टोपी लगा के घूम रहे हैं। धर्म को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया, जो कि गलत है। मतलब तबाह बर्बाद करने की स्थिति कर दी पैदा। इसलिए कर दी कि अगर ये लोग जान जाएंगे तो सवाल करेंगे। सवाल करना नहीं है किसी को। तभी तो अभी जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, आप किसी, देखिए दलितों के साथ पहले क्या अत्याचार होते थे ना, तो बंद होने चाहिए ही होने चाहिए, वो बंद नहीं हो रहे अत्याचार, और बढ़ गए। आप वो घोड़ी में बैठना चाहे वो रिश्वरी बैठेंगे, मंदिर में जाना चाहे मंदिर पर नहीं जा पाएंगे। ये नहीं कि हर जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन ये क्यों होता है? कुछ क्षेत्रों में हो ही क्यों रहा है? फिर आप दलित आदिवासी युवक पे आप पेशाब करते हैं, परवेश शुक्ला उच्च जाति का आदमी है, लेकिन उसको अधिकार मिल जाता है क्या? क्योंकि वो पार्टी से जुड़ा हुआ है, एक सत्तारूढ़ पार्टी से। कोई भी आदमी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, क्या उसको अधिकार मिल जाएगा क्या? नहीं, मतलब है तो उसको ताकत मिलती है ना, उसको मालूम है उसके आकाश को बचा लेंगे। तो ये मानसिकता है, जो मनुवादी व्यवस्थाएं है, मनुशास्त्र को पढ़ो तो अगर उसको आप देखोगे, सही बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा है मनुवादी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए भाई। देश को हम 1000 साल हम गुलाम रहे, क्यों रहे? इन सब व्यवस्थाओं के कारण तो रहे हैं। आज हम मुस्लिमों को गालियाँ देते हैं, मुस्लिम कौन है? तो हिंदू ही, हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं मोस्टली,
ये सारे मुगल आके बैठ गए, तो है तो हिंदू ना। अब जब अपनी जाति में सम्मान नहीं दोगे, प्रेम नहीं दोगे उनको, आप उचित व्यवहार नहीं करोगे, तो वो दूसरे धर्म में चले जाएंगे, फिर आप कहोगे धर्मांतरण हो रहा है। तो जरूरत है इन सब चीज़ों को रोकने की, इस जातिवादी व्यवस्था को खत्म करके इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने की, सिस्टम को ख़त्म करने की। लेकिन आप क्या कर रहे हो, सत्ता में रहने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को और बढ़ा रहे हो। यार फ्री एजुकेशन कर दो, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं कर दो, सब कुछ फ्री कर दीजिए आप इनके लिए, जाएंगे इन चीज़ें। लेकिन आप ये उनको पंगु बना देंगे। आज जिसको मिल रहा है वो करेगा क्यों? सही, ठीक है ना। फिर आप दूसरी देखिए, मतलब मैं अपर कास्ट का हूँ और एक लोअर कास्ट का बंदा है, वो बिल्कुल काबिल नहीं है, उसको पहली नौकरी मिल जाएगी, आपको मिलने के लिए इस पर सवाल बनेगा, अरे तो लगेगा ये तो गलत हो रहा है। तो अब ये एक सवाल कानून लेके आ रहे हैं, क्या आरक्षण व्यवस्था खत्म करेंगे? नहीं करेंगे, औकात ही नहीं है, खत्म कर ही सकते हैं। कानून तो सबका एक ही होना चाहिए ना। एक देश, माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक देश एक कानून, एक परिवार में दो कानून कैसे हो सकते हैं? एक परिवार में बेटे को, एक छोटे बेटे को ज़्यादा लाड़ प्यार मिले उसके लिए अलग कानून हो, और बड़े को अलग कानून हो, तो उस व्यवस्था खराब होगी कि नहीं होगी? इनमें तो होगी ना। अब वो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए ना, तो समान अधिकार तो सबको मिलना चाहिए ना सुबह। बट सर इसमें एक मेरा छोटा सा सवाल है कि जैसा आपने बताया एक देश एक कानून होना चाहिए, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म इस चीज़ को मानता भी है, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि मुस्लिम धर्म में लोग वो सिया, उनका कुछ कानून होता है सरिया कानून, जिसको वो मानते हैं। आरक्षण का लाभ कौन ले रहे हैं? अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा अभी, माइनॉरिटीज की। हिंदू धर्म में दलित हैं, आदिवासी हैं, है ना, अति पिछड़े लोग हैं, ठीक है। तो ये आरक्षण का लाभ कौन ले रहे हैं? हाँ सही, ये लोग ही ले रहे हैं ना। जी। तो क्या इन पे कानून लागू होगा क्या? देखिए, राजनीति के बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण व्यवस्था दी थी, इसलिए दी थी कि दलितों की स्थिति बहुत ख़राब थी, आदिवासी स्थिति बहुत ख़राब थी। वास्तव में आज भी देख लीजिए ना आप, तो इनको इनके लिए विशेष होना चाहिए। लेकिन इस राजनीति के घिनौने रूप में इनको आप करते जाओगे तो उसमें बहुत सारे सवाल उठेंगे, बहुत स्थिति खराब होती है। इतना आसान नहीं है। ये सब राजनीतिक प्रखंड चल रहे हैं, ये जो प्रपंच चल रहे हैं ना, ये चालबाजी फेंकी जा रही है। इलेक्शन आ रहे हैं तो उसमें आप ये कोड लिए, आपसे क्वेश्चन ना पूछे कि 15 लाख रुपए क्यों नहीं आए आपके अकाउंट में, ये ना कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या सिलेंडर पर सवाल नहीं करेगा। सिलेंडर पर सवाल मतलब क्यों पूछेगा आदमी? टमाटर 150 रुपये किलो हो रहे हैं, अब आ रहा है। एक्चुअली मैंने एक मूवी देखी थी जो इस चीज़ से बहुत रिलेट करती है, कि वो न्यूज़ के ऊपर थी कुछ मूवी, कि जब देश में एक बड़ा स्कैम होता है, ऑडियंस की निगाह या जनता की निगाह उस पर ना पड़े, इसलिए उन्हें किसी और छोटी सी चीज़ में लगा दिया जाता है और वो स्कैम हो जाता है। क्या ये सच है? क्योंकि आप कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था का हिस्सा रह चुके हैं। जब देश में शांति हो पूर्ण रूप से, तो युद्ध की तैयारी करते रहो, उलझा के रखो लोगों को, जहाँ उसका बताए तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। अगर युद्ध हो रहा हो तो शांति की बातें करो, शांति व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, शांति व्यवस्था होनी चाहिए। और ये राजनीति है। जितने भी स्कैंडल हो रहे हैं, बड़े बड़े फैसले कर स्कैंडल, वो कौन लोग हैं? सबूजात के लोग भाग गए ना, उनका कुछ हुआ? आपके, मैं आम आदमी हूँ, आप आम आदमी है, आप साधारण आदमी हैं, आप बैंक से लोन ले लें 10-20 लाख रुपए का, आप लोन ना चुका पाए तो आपके घर की नीलामी कर दी जाती है, बैंक आपका बाबू जीना आराम कर देता है। इनका कुछ हुआ क्या? ये क्या करते हैं? आप करोड़ों रुपए लोन ले रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, NCLT में चले जाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाते हैं। जो कंपनी ने मान लो 1,000 करोड़ का लोन लिया, वो कंपनी इन्हीं के लोग द्वारा, सरकार के लोगों द्वारा सब इसमें सेटिंग करके वो उसको 300-400 करोड़ रुपए में खरीद लेते हैं, और बैंक भी फाइनेंस कर देता है। और जो दिवालिया घोषित हुआ है, जिसकी वो कंपनी थी, उनके कुछ ऐशो आराम में कुछ कमी आई क्या? किसी कुछ बिगड़ा क्या? आम आदमी का आप नाश मार दोगे, आम साधारण जनता का तो सवाल नहीं पूछेगा। विजय माल्या स्टिल, अरे ये बहुत से विजय माल्या इस लाइफ करोड़ों अरबों रुपए लेके लोग भाग जा रहे हैं, आप क्यों नहीं रोक रहे हो? फाइनेंशियल फ्रॉड क्यों हो रहे हैं? क्या एक बड़ा गेम चल रहा है दरअसल। ये सब लोग फिर ये सब जिसपे 1,000 करोड़ का लोन था, उसी कंपनी को इन्हीं के आदमी ने खरीद लिया, और जो उससे पैसा प्राप्त हुआ, जिस कंपनी ने सस्ते में खरीदा, वो कुछ परोक्ष रूप से वो पैसा उन पार्टियों को दे देती है, सत्तारूढ़ दल को दे देती है। तो मतलब सारा ये जनता को दिखाने के लिए होता है, पोजीशन वगैरह, बाकी सब है। झूठ बोलो, खुल के बोलो, बार बार बोलो, ये चल रहा है।
आप किसी की इमेज को ख़राब कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण दूँ, राहुल गांधी को क्या बनाया? पप्पू बनाया ना, किसने बनाया? मीडिया ने। सही बात हो, मीडिया, सोशल मीडिया। अब क्या होगा? अब जो उसने जितनी उसने बातें कही वो सब सही निकली नहीं निकली? उसमें महंगाई पे बोला, स्वास्थ्य पे बोला, शिक्षा पे बोला, वो चाइना पे बोला, चाइना आपके घर में घुस के बैठा हुआ है, सब पे बोला हुआ। आज उसकी बात सही निकल रही है, आपकी गलत बात निकल रही है। आप झूठ बोल रहे हो, आप करप्शन पे बोल रहे हो, लगातार बोल रहे हो, और उसी करप्टेड आदमियों को, तमाम दलों के लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हो। वो भी अभी देखो ना, अभी 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी के ऊपर के आरोप थे मोदी जी के। जी। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, पहले बता दूँ आपको बात, लेकिन मैं सवाल करता हूँ। एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह सवाल है। आप देखो ना कि 70,000 करोड़ का आरोप लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं गारंटी दूँ क्या? बहनों भाइयों, दूँ क्या? इन सबको मैं जेल भेजूँगा। ये सब जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? जाने चाहिए यार। 70,000 करोड़ हमारे तो पैसा है। सही। फिर 2 दिन बाद ही आप उनको अपनी पार्टी में, अपनी सरकार में शामिल कर रहे हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हो। आरोप खत्म। कौन सवाल करेगा? मीडिया की औकात नहीं है ना? पत्रकार पूछेगा नहीं, मर चुका है, तो कौन सवाल करेगा? आपसे एक रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे राउंड। इसमें मैं आपसे 2 या 3 सवाल पूछूंगा, जिसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। जस्ट आपको एक नाम सेलेक्ट करना है और वो तुरंत, मतलब उस पर हमें कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह वाला नहीं है। तो सर, सबसे पहला हमारा सवाल है कि जिस हिसाब से देश के हालात चल रहे हैं 2024 में, आप किसको आता हुआ देखते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? इसमें कहा नहीं जा सकता, टफ फाइट रहेगी। मेरी व्यक्तिगत पूछें तो मैं चाहूँगा कि कांग्रेस आ जाए, लेकिन टफ फाइट रहेगी। अच्छा सर, जिस हिसाब से पिछले 10 साल से मोदी जी पीएम हैं और उससे पहले कांग्रेस पीएम थी, तो आपको क्या लगता है कि न्याय व्यवस्था या कानून व्यवस्था किसके टाइम पे ज़्यादा अच्छी थी और किसके टाइम पे ज़्यादा कम? न्याय तो खत्म हो चुका है। आपको मालूम होता है कि कोर्ट का डिसीजन ये आने वाला है, ऐसा ही होगा। जब बाहर के लोग गारंटी देने लगे न्याय के ऊपर, तो न्याय व्यवस्था रह गई, खत्म हो गई, कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ। लोअर कोर्ट से लेके अपर कोर्ट, हाई कोर्ट तक, आप मानहानि के मुकदमे में हाई कोर्ट तक अजीबोगरीब निर्णय हो रहे हैं। आप मजाक बना रखा है कानून व्यवस्था का। कोई कानून व्यवस्था नहीं है, बकवास चीज़ है न्याय व्यवस्था। अच्छा सर, हमने काफ़ी बातचीत करी पॉलिटिक्स के बारे में, धर्म के बारे में। एक छोटा सा संदेश जो आप आज के यूथ को या आज के जनता को बताना चाहें कि किस तरीके से उन्हें सोचना चाहिए, किस तरीके से उन्हें अपने वोट के अधिकार को यूज़ करना चाहिए, और किन मुद्दों पे या किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें अपना प्रतिनिधित्व चुनना चाहिए? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट। एक तो टीवी पे न्यूज़ देखते हैं ना, उसको देखना बंद कर दो। मैंने बंद कर दें। अखबार पढ़ने मैंने बंद कर दी। अब हम करेंगे क्या? जो हिंदी के पेपर तो कम से कम बंद कर दो, इंग्लिश में कुछ सच मिल जाएगा आपको। बाकी सोशल मीडिया की जानकारी को आप वास्तविक जानकारी ना समझें, उसके डेप्थ में जाके देखें, किताबें पढ़ें, उसको क्रॉस देखें। कुछ बता रहा है तो उसके समकक्ष जो न्यूज़ है, जो चीज़ें हैं, उसको आप संकलित करें, फिर अपने बारे में कुछ, किसी के बारे में ओपिनियन बनाएं। कुछ भी कह देना, उसको एज इट इज़ आगे फॉरवर्ड कर देना, उसको मान लेना, उसको सच मान के काम करना, ये ठीक नहीं है। यूथ की सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही है। ज़रूरी है कि वो पढ़ें, जानकारी लें, किताबें पढ़ें, लाइब्रेरी में जाएं, देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन मिल जाएंगी, उसको पढ़ें, जब ओपिनियन बनाएं। और सरकार से ना, किसी की भी सरकार हो, मोदी की हो, चाहे राहुल गांधी बने, चाहे एक्सपर्ट कुछ भी बने, सबसे सवाल करें, आंखों में आकर डाल के बात करें। अकेले तक आप तब करोगे जब आपको जानकारी होगी। हाँ बिल्कुल, आपको जानकारी नहीं होगी तो पूछोगे क्या? बिल्कुल सही। कोई सवाल नहीं करेगा। फिर तो धर्म का, उन्माद का, पाखंड का तिलक, चाहे टोपी पहनाए आपको मुसलमान, चाहे आपको क्रिश्चियन कहे जी हम सबसे सर्वश्रेष्ठ, तो सब अपने आप को मान्यताओं का खेल चलता रहेगा। सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, वही सनातन कहते हैं कि हम ही सनातन हैं, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो पता होना चाहिए सच्चाई क्या है। हाँ, फैक्ट्स पता होने चाहिए, तभी आप तर्क कर सकते हैं। हाँ, और सबसे बड़ा होना चाहिए इंसानियत का मंदिर। इंसानियत आप में नहीं है तो सारे धर्म सब बेकार है। सब धर्म, आपको धर्म की आड़ में मानव हत्या होती है। जितने विश्व युद्ध में लोग नहीं मारे गए होंगे, 2 विश्व में, जितने व्यक्ति धार्मिक युद्धों में मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, जातीय संघर्षों में मर रहे हैं,
मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, हिंदू मुस्लिम मार रहे हैं, क्रिश्चियंस मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमान क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, धार्मिक युद्ध चल रहे हैं, भाषाई युद्ध चल रहे हैं, धर्म के नाम पर चल रहे हैं, पाखंड उन्माद का जो खेल चल रहा है, नंगा नाच चल रहा है, घृणा नाच चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, ये हत्या कर रहे हैं। अपने आप को सबसे दिखाने के लिए आप दूसरों को मार रहे हैं। मैं कहूँ मैं हिंदू धर्म का मुझे गर्व है, मुसलमान कह रहा मुझे गर्व है, क्रिश्चियन कह रहा मुझे गर्व है, तो गर्व कहते हैं आप दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। गर्व होते ही फिर अहंकार आ जाता है। अहंकार खत्म कर रहे हैं ना उसको, फिर तुम तो कुछ हो ही नहीं। सही हो गया। सारा खेल मान्यताओं का चल रहा है और इसी का अब धार्मिक जो है, धार्मिक व्यक्ति धार्मिक वैसे नहीं रहे और राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक बन गए। ये अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को तलक कर रहे हैं। धर्माचार है और राजनीति का तलक कर रहे हैं, राजनीति उनका तलक कर रहे हैं, एक दूसरे को माल्यार्पण कर रहे हैं और सत्ता सुख भोग रहे हैं। मर कौन रहा है? आम आदमी। सवाल बनता ही नहीं बनता। बिल्कुल बनता है सर। और सर का एक अपना यूट्यूब चैनल है जिस पे सर अक्सर गवर्नमेंट से जो गलत मुद्दे होते हैं, या वो किसी से भी, किसी एक गवर्नमेंट के नहीं, किसी से भी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कुछ भी गलत होता है सर उस पर सवाल पूछते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा सर का सवाल चैनल, और जिस तरीके से सर बोलते हैं, जिस बेबाक तरीके से सर सवाल पूछते हैं, तो मैं तो उसी दिन से सर का फ़ैन हूँ। और थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ सर के चैनल को भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।